मैं डॉक्टर विद्यारतन, मैं कैनाइन ब्रीडर as well as canine specialty judge on the panel of KCI Kennel Club of India। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिच का सही मेटिंग टाइम क्या है और उसे कैसे पता करना है, और सूडो प्रेगनेंसी के बारे में भी बात करेंगे और कैसे हम नंबर ऑफ पप्स ज़्यादा लें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो करेक्ट टाइम बिच का मेटिंग का हम कैसे पता करते हैं। नॉर्मल उसमें तो हम लोग अगर मेल फीमेल हमारे अपने पास ही हैं तो नॉर्मल हम 2, 4, 5 मेटिंग करा सकते हैं। बिच का डेज देखकर या दिन देखकर, या उसकी हम अगर बिच हमारे पास मेल हमारे पास नहीं है तो हमें दूसरे ब्रीडर के पास जाना पड़ता है, जिसके लिए हमें वेजाइनल साइटोलॉजी टेस्ट, पहले हम वेजाइनल साइटोलॉजी टेस्ट कराएंगे जिसमें हम एपिथेलियल सेल्स को चेक करते हैं जो फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, और किसी भी वेटनरी लैब से हम वेजाइनल साइटोलॉजी करा सकते हैं और आपको आपका वेट ये बता देगा कि 3 से 5 दिन में इसकी मेटिंग कराइए या 1 से 2 दिन में इसकी मेटिंग कराइए। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि बिच के वेजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस समय उसकी मेटिंग ना कराएं और नेक्स्ट जब सीज़न पे बिच आए तो उसकी मेटिंग कराएं। जो भी उसको एंटीबायोटिक इंट्रावेजाइनल ड्यूज़ करनी है, जो आपका वेटनरी डॉक्टर रिकमेंड करे, उसे कराकर नेक्स्ट टाइम उसकी नेक्स्ट सीज़न पर उसकी मीटिंग कराएं। और प्रोजेस्टेरोन लेवल की जो टेस्टिंग है, अगर वो वेजाइनल साइटोलॉजी पे करेक्ट आ रही है कि 3 से 5 दिन में है, तो हम तीसरे दिन उसकी 3 से 5 दिन में मीटिंग करानी है। अगर वेजाइनल साइटोलॉजी में आ रहा है तो हम तीसरे दिन उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल कराएंगे, जो कि करीब 4 नैनोग्राम से एबो होना चाहिए और 15 नैनोग्राम से कम होना चाहिए। 4 से 15 के बीच में मैक्सिमम कंसेप्शन रेट होता है, जिसमें नंबर ऑफ पप्स ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अगर 15 से 30 के बीच में आ रहा है तो कंसेप्शन होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, जैसे 1 से 4 बच्चे होने के चांस होते हैं। और 30 से 40 या 50, 30 से 40 के बीच में कंसेप्शन होने के चांस कम होते हैं, जैसे 1 बच्चा हो गया या ना के बराबर है। इसलिए जब भी यानी कि आपकी बिच हिट से निकल चुकी है, अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल उसका बढ़ा हुआ है। चलिए, अब आपकी बिच अगर मेटिंग होने के बाद कंसीव हो जाती है, कंसीव के समय बिच को एक छोटे रूम में रखना चाहिए जो कि ठंडा हो और बिच ज़्यादा मोशन ना कर सके, मगर इधर उधर ज़्यादा ना दौड़ सके। जो भी बिच मेट हो जाए तो उसे सेपरेटली रखना है और एक शांत जगह में रखना है, और रेगुलरली उसकी फीडिंग 2-3 बार कराते रहना है। जब आपको लगे कि 20 से 28 दिन में उसका एक रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसी समय सीडो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर उस दौरान जब रिलैक्सिन हार्मोन बन रहा है या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज कर रहा है रेगुलरली, और बिच खाना बंद कर दे और प्रोजेस्टेरोन लेवल ऑल ऑफ सडन थोड़ा कम होने लगे, तो मतलब उस समय देयर इज अ चांसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। बिच हैव एन टेंडेंसी टू रीअब्जॉर्ब देयर बेबी इन हर फीटस विदाउट बोन फॉर्मेशन। वो अपने ही बच्चों को रीअब्जॉर्ब कर लेगी पेट के अंदर, और जिसे हम सीडो प्रेगनेंसी कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो बिच ओपन रहती है वो सीडो प्रेगनेंसी में आ जाती है, खाने की वजह से, लेक ऑफ फीडिंग मतलब कम खाने की वजह से, या लेक ऑफ उसको ऐसा लगता है स्ट्रेस में आने की वजह से, या ज़्यादा दौड़ने से या ज़्यादा भौंकने से भी सीडो प्रेगनेंसी के चांस बन जाते हैं। अगर आप बिच को आप कोई बड़ा कैनल रन कर रहे हैं तो एक प्रेगनेंसी रूम आपको सेपरेट रखना चाहिए, जो कि कूलर या एसी से एकोमोडेट हो। उसी में आप अपनी जो भी प्रेग्नेंट बिचेस हैं उसमें आप रखें, और कम स्पेस होना चाहिए, जैसे 3x4 का स्पेस हो, जिसमें बिच ऊपर नीचे ना चढ़े
और टाइमली आप उसे ओपन करें और फीडिंग उसको करीब दिन में 3 बार दें। अगर इस दौरान 20 से 28 दिन के बीच में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं रीअब्जॉर्प्शन के। जब बिच ऑफ फीड हो जाए या खाना खाना बंद कर दे तो उसे बी कम्प्लेक्स और विटामिन D3 और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करने के लिए हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन 5 to 10% दे सकते हैं और आपकी बिच खाना खाने लग जाएगी और ऑन द स्पॉट आपको लगेगा कि शाम को कि उसने रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट करा था लेकिन वो बंद हो चुका है। इस तरह से हम सीरो प्रेगनेंसी को भी टाल सकते हैं। और जब बिच प्रेग्नेंट हो तो उसे फीड सप्लीमेंट देना चाहिए। सप्लीमेंट टैबलेट फॉर्म में देना चाहिए एज ए मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस और फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भी बहुत ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी की तरह समय में। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों के तालवा नहीं बना, टेल मिस हो गई या एक पाँव मिस हो गया या हाथ नहीं बना। कोई भी डिफॉर्मेलिटीज़ जब ज़्यादा आती हैं जब हम फोलिक एसिड और आयरन का सप्लीमेंट नहीं देते। इसलिए उसके रेगुलर वे में आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट देना चाहिए। करीब 40 दिन की प्रेगनेंसी के बाद जब आपको लगे कि बिच 40 दिन की प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको उसका जो पेट है, मतलब पेट ज़्यादातर एकोमोडेट हो जाता है पपी से, और 30 दिन के बाद पपीज़ के साइडों में एमनियोनिक फ्लूइड आ जाता है जिस फ्लूइड की वजह से पेट फूल जाता है। और अगर आपको 40 दिन के बाद जो भी आपको बिच को फीड देना है वो हाई कैलोरी और कंडेंस फॉर्म में होना चाहिए जिससे कि कम फूड खाए और ज़्यादा कैलोरी बिच को मिले, जिससे बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो। ये सब चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं तो आपकी बिच हेल्दी पपी देगी और नंबर ऑफ पप्स ज़्यादा होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रेगनेंसी जिस समय डिलीवरी हो रही हो, जैसे कि आपने कभी सुना हो कि बिच बच्चे देने वाली है, तो उसको सेपरेट वेल्पिंग रूम से डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी रूम से डिलीवरी रूम में शिफ्ट करना चाहिए 1-2 दिन पहले, जिससे कि वो साइलेंट रहे और उसका जो भी डिलीवरी का स्पेस है वो आप उसको एकोमोडेट करा दें। और डिलीवरी के समय प्रॉपर ध्यान रखें कि कोई बच्चा दबे ना, कोई बच्चा वो खा ना जाए। और जो एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड है उसे काट के करीब 1.5 इंची दूरी से, और हर कॉर्ड को धागे से बांधना चाहिए, उसमें थोड़ा सा बीटाडीन वगैरह लगाना चाहिए जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन उसके टून से ही जाती है। एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड से ही कोई भी इन्फेक्शन जाने के चांसेस होते हैं। और प्रॉपर रूम को डिसइंफेक्टेड करना चाहिए बच्चे देने से पहले। ये सब सावधानियां अगर हम करते हैं तो सीडो प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, नंबर ऑफ पप्स को बढ़ाया जा सकता है, प्रेगनेंसी पूरी मेंटेन रह सकती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर कोई भी चीज़ किसी को भी आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर किसी भी चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।